पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले हरिद्वार की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां से एक बड़ी जानकारी आ रही है। बदमाशों ने फिर से लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ज्वालापुर कोतवाली इलाके में अवधूत मंडल आश्रम के पास में मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला से चेन स्नैचिंग हुई है। चेन खींच ली गई है इनके गले से। ये मामला थाने में दर्ज कराया गया है। लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर फायरिंग भी कर दी है। लूट की सूचना पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इन दो तस्वीरों में एक तरफ महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात, तो वहीं रविवार को 5 हथियार बंद बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की डकैती की थी। डकैती के आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस अधिकारी फिलहाल मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलकित शुक्ला और जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ पुलकित की तरफ चलेंगे। पुलकित, देखिए वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है और यहाँ पर अब महिलाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा एक तरफ, साथ ही पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती हो गई है। तो ऐसे में दूसरी घटना जो सामने आई है, इस पर पुलिस क्या बोल रही है? पहली जो ज्वेलरी शोरूम के अंदर 5 बदमाशों ने चोरी की है, लूट की घटना की है, उस पर पुलिस क्या बोल रही है? जी देखिए, सितंबर महीने की शुरुआत हरिद्वार पुलिस के लिए बहुत अच्छी नहीं हुई है। पिछले 3 दिनों में हरिद्वार के खास तौर पर मध्य हरिद्वार क्षेत्र में जो है 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक रविवार को दिन दहाड़े डकैती की गई थी, ज्वेलरी शोरूम पर 5 करोड़ की डकैती थी और जो बदमाश थे वो हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए थे। उनको पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और चेकिंग अभियान है उसको तेज किया गया है। लेकिन उसके बाद आज सुबह के वक्त जो एक मामला सामने आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में जब पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी है, चौराहे पर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा बनी हुई है। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर जो एक महिला निकली थी और अपने घर वापस लौट रही थी, करीब 7 बजे का समय था। अवधूत मंडल आश्रम के बाहर ये जो है उनके गले से जो है चैन को झपट लिया गया। एक बदमाश जो कि बताया जा रहा है कि बाइक सवार एक बदमाश था और गले से चैन झपट कर वो फरार हो गया। जैसे ही आसपास मौजूद लोगों ने शोर बचाने की कोशिश की तो बदमाश ने न सिर्फ चैन को लूटा बल्कि फायर भी किया। फायर करने के बाद वो भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ हाथ लगा है पुलिस के? जी, जैसे ही देखिए लूट की वारदात हुई है, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज खंगालने की यहाँ पर कोशिश की गई। अब से थोड़ी देर पहले जो पुलिस थी यहाँ पर बड़े अधिकारी सब मौजूद थे। फिलहाल वो यहाँ से रवाना हो गए। मैं अवधूत मंडल के बाहर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल वाला ये इलाका है। हालांकि अभी क्योंकि बाजार खुल चुका है, सभी दुकानें खुल चुकी हैं, सुबह के वक्त उतनी ज्यादा दुकानें यहाँ पर खुली भी नहीं थी। आपका जानकारी के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको जानकारी दें 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महज 4 साल की एक बच्ची जिससे रेप की कोशिश की गई है। 3 नाबालिग बच्चों ने रेप की कोशिश की है। 10 से 12 साल के तीनों आरोपी बच्चे हैं। स्कूल में पिटाई की गई है। रेप की कोशिश का आरोप इनके ऊपर है। सितारगंज कोतवाली इलाके का मामला है। शैलेंद्र नेगी और जानकारी हमें देंगे इस खबर पर। शैलेंद्र नेगी, ये खबर जरा समझाइए। ये बच्चे हैं जिन्होंने रेप की कोशिश की है और वो भी सिर्फ 4 साल की बच्ची से। पुलिस क्या बोल रही है इस पर? देखिए कंचन, ये सोमवार का मामला है जब ये 4 साल की बच्ची स्कूल गई थी। हालांकि इसके माता पिता का ये कहना है कि उसका स्कूल में एडमिशन नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल है घर के बगल में ही, तो बच्ची को वैसे ही स्कूल भेज दिया करते थे ताकि उसको स्कूल जाने की आदत पड़े। और बच्ची अचानक से दोपहर में घर लौट आई और उसने ये कहा कि उसको 2-3 लड़कों ने पीटा है। उसने पिटाई की शिकायत की और उसके बाद उसने पेट में दर्द की भी शिकायत की। तो जिसके बाद जो महिला है जिसकी ये बिटिया थी वो उसको लेकर के दोबारा से स्कूल में गई और टीचर्स ने उस बात की शिकायत की। तो बच्ची ने फिर बताया कि इन बच्चों ने उसके साथ जो है पिटाई की है और छेड़खानी की कोशिश की है। फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि तेज दर्द हो रहा था। तो वहां पर इस बात की पुष्टि हुई है कि उसके साथ छेड़खानी की गई है, रेप की कोशिश की गई है। और ये तीनों ही बच्चे जिन्होंने की है ये पड़ोस के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये 2 समुदायों के बीच का मामला बताया जा रहा है। बच्ची दूसरे समुदाय की है और जो तीनों बच्चे हैं वो दूसरे समुदाय के हैं। लेकिन ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। जानकारी के लिए शुक्रिया। कोटद्वार से खबर, जहां पर रणकीखाल क्षेत्र के लोगों को गुलदार के आतंक से थोड़ी सी राहत मिल गई है। वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुलदार को पकड़ने के दौरान की। गुठेरता गांव के पास में वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैकुलाइज किया और गुलदार को पकड़ लिया।
बता दें कुछ दिन पहले गुलदार ने एक 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद मामला विधानसभा में भी उठाया गया। वहीं अभी भी रिंकी खाल में कई दिनों से गुलदार का आतंक है। अभी भी वन विभाग के 3 पिंजरे रिंकी खाल में अलग अलग लोकेशन पर लगाए गए हैं। हाँ, मारने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से आदेश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ एक ही बाघ नहीं, कई बाघ हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन, मैं पहले भी इस बात को उठा चुका हूँ कि एक सत्र जब तक लगेगा नहीं, तब तक हमको अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुँचाने का कोई तरीका नहीं मिल पाएगा। देखिए, ये चिंता बनी हुई है लोगों के अंदर कि भले ही एक गुलदार पकड़ लिया गया हो, लेकिन इस इलाके में और गुलदारों की चहलकदमी देखी गई है, जिनको पकड़ने के लिए भी इस समय साधन लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं कि जल्द से जल्द इन गुलदारों को पकड़ा जा सके। उधर पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी के ररगाड़ी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जोहार घाटी में एक बड़ी पहाड़ी दरक कर नीचे आ गई है। पहाड़ी दरकने के बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। इस इलाके में बरसात के दिनों में आसमानी आफत तांडव मचाती है। बीते दिनों यहां ररगाड़ी नाले में बारिश के बाद तेज रफ्तार के साथ ही पानी आया था। पानी के साथ आए बोल्डर्स ने इलाके में तांडव मचाया है। बढ़ते आगे, चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर से जो रास्ता बंद हुआ है, हाईवे जो बंद हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पागल नाला के पास में पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर हाईवे पर आ गिरे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। जेसीबी की मदद से हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। पागल नाला उफान पर बह रहा है इस समय। हाईवे के दोनों तरफ कई यात्री फंसे हुए हैं। लंबा जाम भी देखा जा रहा है। सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसकी वजह से यात्री बहुत ज्यादा परेशान हैं। बागेश्वर के कपकोट में बारिश मुसीबत बन गई है। यहां बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कई जगह यात्री फंसे हुए हैं। भारी बारिश से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन के लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। बागेश्वर में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी के आराकोट से खबर, जहां के बंगार क्षेत्र में बारिश से नुकसान हो रहा है। बामसू गांव में एक मकान मलबे में तब्दील हो गया है। ये देखिए आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। मकान जो है पूरी तरह से धड़ाम हो गया है। सेब की फसल भी बर्बाद हुई है। भारी मलबा आने से खुनीगाड़ सरास सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को घरों को नुकसान हो रहा है। डीएम ने घटना की खबर मिलते ही फौरन मौके पर जाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। बादल फटने एवं भारी भूस्खलन के कारण श्री गोविंद सिंह रावत जी के आवासीय मकान और उनके सेब के बगीचे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे हमको जानकारी मिली, हमारे द्वारा तत्काल लिखित रूप में और मौखिक रूप में शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जो नुकसान आता है, तत्काल हमारी टीमें पहुंच जाती है। जैसे आज मोरी का हुआ है, कुछ भेड़ में वहाँ बिजली गिरने से भेड़ों की मौत हुई है, तो वहाँ हमारी टीम पहुँच गई है। तहसीलदार पहुँच गए हैं और जो वेटनरी के ऑफिसर हैं वो भी पहुँच गए हैं। तो जो भी राहत हम लोग के स्तर से जो मानकानुसार होती है वो हम लोग त्वरित करते हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ ग्रामीण इलाकों में 42 सड़कें बंद हो रखी हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सड़कों के बंद होने की वजह से। नंदानगर घाट में सितौल मोटर मार्ग पर 2 दिनों से रास्ता बंद है। इलाके का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बीती रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण पिथौरागढ़ में सरयू नदी उफान पर है। फिलहाल सरयू नदी में पानी डेंजर लेवल के ऊपर जा चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया है। यही नहीं, सरयू नदी के किनारे रहने वालों को शिफ्ट भी किया गया है। साथ ही जिले में अन्य नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में बढ़ते पानी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।
की ओर से जो रामगंगा बहती है उसका जलस्तर 0.9 बढ़ा हुआ है, जो खतरे के निशान के पास पे है। इसमें नदी के किनारे के सभी गांवों और प्रधानों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नदियों में जहां भी जल बढ़ने की संभावना है, उन सभी जगहों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदार घाटी में जोरदार बारिश के बाद में देर शाम को केदारनाथ यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालु फंस गए। देखिए, अब भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बारिश रुकने के बाद एक बार फिर से केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जो ये यात्री हैं ये कूच कर रहे हैं, लेकिन सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में स्लाइडिंग जोन में श्रद्धालु फंसे हुए देखे गए। रास्ता बंद होने से करीब 1300 यात्री यहाँ पर जमा हो गए। आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में इस पूरे समारोह आयोजन जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है, हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैनिक सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्डा जी, मेजर जनरल वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सशस्त्र जवान, उनके परिवार के सदस्यगण और इस सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, के अवसर पर इस भव्य शो को देखने और सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सशस्त्र बलों के इस प्रदर्शन देखने और सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सशस्त्र बलों के इस प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हुई है। मैं सबसे पहले इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का, लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की राजधानी में इस समारोह को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस समारोह के भव्य शुभारंभ के अवसर पर भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी
सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सक्षम है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को एक नई आश्वस्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की आबादी का यह सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी हमारे देश की इस राज्य में निवास करती है।
और यह वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शहीद परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनका स्मारक अथवा उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण करने का कार्य भी कर रही है। हम सब जान रहे हैं कि गत 10 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लखनऊ में डीआरडीओ, ब्रह्मोस का और झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की दृष्टि से आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि पहले से ही कार्यरत हैं। मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। सशस्त्र सैन्य समारोह के माध्यम से आम जनमानस को सेना के सामर्थ्य, बस देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को समझने का एक अवसर प्राप्त होगा। इस संपूर्ण आयोजन के प्रति एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जो यहां पर आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे सैन्य बलों के बहादुर जवानों ने प्रदर्शन किया है, इस शानदार प्रदर्शन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। और इस संपूर्ण आयोजन के प्रति मैं सेंट्रल कमांड को और तीनों सशस्त्र बलों को
हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शिवान, आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन